हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र कुमार यादव एक बार फिर से आपका अभिनव कोचिंग संस्थान में स्वागत करता हूँ। आज इससे पहले वीडियो में बात की थी हमने कोशिका के बारे में, कोशिका क्या होती है, कोशिका की कुछ हिस्ट्री देखी थी, कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में देखा था। आज कोशिका की संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं मैं कोशिका की संरचना को 3 पार्ट्स में। एक होती है अपने पास में आवरण युक्त कोशिका, एक होते हैं अपने पास में कोशिका द्रव्य, और एक होता है अपने पास में केंद्रक। आवरण युक्त कोशिका अपने पास में जो कोशिका का आवरण बनाती है, एक होती है कोशिका झिल्ली, दूसरी होती है अपने पास में कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है, जबकि कोशिका भित्ति केवल और केवल पादपों में पाई जाती है, जीवाणुओं में पाई जाती है, कवकों के अंदर पाई जाती है। ठीक है। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्यों को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं अपने। एक होता है साइटोसोल, साइटोसोल कोशिका के अंदर जितना भी अपशिष्ट पदार्थ होता है वो साइटोसोल के अंतर्गत आता है। एक होता है ट्रोफोप्लाज्म, ट्रोफोप्लाज्म कोशिकीय अंग, जितने भी कोशिकीय सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और जितने भी अंतर्वस्तुएं होती है वो ट्रोफोप्लाज्म के अंतर्गत आती है। ट्रोफोप्लाज्म को भी अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो सकता है कोशिकीय अंगक, अपने पास में कोशिकीय अंगक होते हैं, और एक होता है अपने पास में अंतर्वस्तु। ठीक है। कोशिका की संरचना देख रहे हैं। कोशिका की संरचना में आवरण युक्त कोशिका ये हो सकती है, कोशिका द्रव्य हो सकता है कोशिका के अंदर, और एक सेंटर के अंदर कोशिका का केंद्रक पाया जाता है। ठीक है। आवरण युक्त कोशिका ये 2 हुई अपने पास में, एक कोशिका झिल्ली जो पादप तथा जंतु दोनों में पाई जाती है, और एक होती है कोशिका भित्ति जो केवल पादपों, जीवाणुओं, कवकों इत्यादि में पाई जाती है। ठीक है। कोशिका द्रव्यों को फिर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो एक तो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो साइटोसोल हो सकता है, एक हो सकता है ट्रोफोप्लाज्म। ट्रोफोप्लाज्म के अंदर कोशिका के जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं वो आ सकते हैं, और अंतर्वस्तुएं जितने भी होते हैं उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, ये अंतर्वस्तुओं के अंतर्गत आ सकते हैं। कोशिकीय अंगक भी हमारे पास में 3 प्रकार के हो सकते हैं। 3 प्रकार के कोशिकीय अंगक हो सकते हैं। एक होता है झिल्ली रहित कोशिकांग, दूसरा हो सकता है झिल्ली युक्त कोशिकांग, और तीसरा हो सकता है अपने पास में दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। ठीक है। यदि झिल्ली रहित कोशिकांग की बात करें तो एक आता है राइबोसोम, और दूसरा आता है अपने पास में तारक काई। ठीक है।
झिल्ली रहित दो कोशिकांग होते हैं, राइबोसोम एंड तारककाय। और झिल्ली युक्त कोशिकांग जिनके ऊपर एक ही झिल्ली पाई जाती है, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग हो सकते हैं। तो एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग की बात करें तो एक होता है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको अंतःपर्दवी जालिका बोलते हो आप। दूसरा होता है अपने पास में लाइसोसोम हो सकता है। तीसरा होता है अपने पास में गोल्जी-काई। और चौथा हो सकता है अपने पास में सूक्ष्मकाय, माइक्रोट्यूब बॉडी जितनी भी होती है, प्रोक्सिसोम, स्पिरोसोम, ग्लायोक्सिसोम, परोक्सिसोम, स्पिरोसोम, और एक होता है, थर्ड होता है ग्लाइओक्सिसोम। 3 हो सकते हैं अपने पास में। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग ER है, लाइसोसोम है, गोल्जी-काय है और सूक्ष्मकाय जिसमें प्रोक्सिसोम आता है, स्पिरोसोम आता है और ग्लायोक्सिसोम आते हैं। वो एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग हुए। और दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग की बात करें तो सबसे पहले आता है क्लोरोप्लास्ट। आपसे बात की जाए कि सबसे बड़ा दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन सा है, तो कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। सबसे बड़ा दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट। और दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो अपने पास में दो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं ER, लाइसोसोम, गोल्जी-काय, सूक्ष्मकाय, प्रोक्सिसोम, ग्लायोक्सिसोम एंड स्पिरोसोम हो सकते हैं। और झिल्ली रहित कोशिकांग हो सकते हैं अपने पास में राइबोसोम एंड तारककाय। कोशिका की संरचना के बारे में आवरण युक्त कोशिकाएं हुई, कोशिका दैर्घ्य हुआ, और केंद्रक के भी 4 पार्ट हो सकते हैं। एक होता है अपने पास में केंद्रक झिल्ली, दूसरा होता है केंद्रिका, तीसरा होता है केंद्रक दैर्घ्य, और चौथा होता है अपने पास में क्रोमेटिन जाल। केंद्रक भी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। इसके ऊपर एक केंद्रक झिल्ली होती है, एक होती है केंद्रिका झिल्ली रहित रचना होती है। यह झिल्ली रहित रचना होती है। एक होता है केंद्रक दैर्घ्य और एक होता है क्रोमेटिन जाल होता है। ठीक है। कोशिका दैर्घ्य साइटोसोल हो सकता है और ट्रोफोप्लाज्म, 2 पार्ट्स हो सकते हैं कोशिका दैर्घ्य के। ट्रोफोप्लाज्म में कोशिकीय अंगक आ सकते हैं और कोशिकीय जितने भी अंतर्वस्तुएं हैं वो आ सकती है। कोशिकीय अंगक भी हमारे पास में कोशिका के अंदर 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है अपने पास में झिल्ली रहित कोशिकांग कौन से हैं, एक एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन से हैं, और दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन से हैं। ये कोशिका की संरचना के बारे में बात हुई। अब बात करते हैं कि क्या होती है साइटोसोल्स, किसे कहते हैं, कोशिका दैर्घ्य क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, इनके बारे में बात करते हैं। देखिए यदि एक प्लांट सेल की बात करें हम, एक प्लांट सेल की बात करें तो मेरे पास में मान लेना ये एक कोशिका है। इस कोशिका के अंदर एक सेंटर के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और इस कोशिका के चारों ओर
कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये हो गई कोशिका भित्ति, ये हो गया कोशिका झिल्ली, ये हो गया कोशिका दैर्घ्य, ये हो गया केंद्रक, और इस कोशिका दैर्घ्य के अंदर कुछ कोशिकांग पाए जा सकते हैं। राइबोसोम हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, कुछ गोल्जिकाए हो सकती है, हमारे पास में क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकता है, ईआर हो सकती है, लाइसोसोम हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। तो अपने पास में ये हो गए कोशिकांग। ठीक है, यदि सिंपली बात करें, सरल वे में बात करें हमें, तो हमें कोशिका के बारे में सबसे बाहर की तरफ होता है। यदि पादप कोशिका की बात करें तो कोशिका भित्ति, उसके जस्ट नीचे होती है कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली के अंदर की तरफ देखें तो कोशिका दैर्घ्य, कोशिका दैर्घ्य के अंदर कोशिकांग पाए जा सकते हैं, न्यूक्लियस पाया जा सकता है। ठीक है, यदि पादप कोशिका की बात करूं मैं, पादप कोशिका की बात करूं, पादप कोशिका के सबसे बाहर की तरफ पाई जाती है कोशिका भित्ति। यदि मैं इस कोशिका भित्ति को इधर मैं रिमूव कर रहा हूं, रिमूव कर दिया, यदि मैं इस कोशिका भित्ति को हटाता हूं, कोशिका भित्ति को हटाता हूं तो बचा हुआ सबस्ट्रेट कहलाएगा प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। ठीक है, यदि पादप कोशिका से मैं हटाता हूं सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली को हटा देता हूं प्रोटोप्लास्ट से, तो प्रोटोप्लास्ट है। अब क्या बचेगा अपने पास में, उसके ऊपर कोशिका झिल्ली, तो मैंने हटा दिया इस सेल मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को कर दिया रिमूव, हटाता हूं, तो बच गया अपने पास में प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब यदि इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर से सब कुछ हट गया, सेल वॉल को हटाया है तो प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को हटा दिया तो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। अब क्या बचा, सेल मेम्ब्रेन हट गया है अपने पास में, अब बचा है, अब हटाना तब जब तक न्यूक्लियस है तब तक सेल ऑर्गेनल्स सही तरीके से नियंत्रण में है। यदि मैं इस प्रोटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को रिमूव कर देता हूं, केंद्रक को हटा देता हूं, तो क्या बचेगा अपने पास में, साइटोप्लाज्म, कोशिका दैर्घ्य, कोशिका दैर्घ्य बचेगा, साइटोप्लाज्म बचेगा। ठीक है, ये न्यूक्लियस हटा दिया तो साइटोप्लाज्म है। ठीक है, और यदि इस साइटोप्लाज्म के अंदर से मैंने सेल ऑर्गेनल्स को रिमूव कर देता हूं, कोशिकांग निकाल देता हूं, तो जो बचेगा वो साइटोसोल या हाइलोप्लाज्म कहलाएगा, साइटोसोल या हाइलोप्लाज्म कहलाता है। यदि एक पादप कोशिका की बात की है मैंने, पादप कोशिका के सबसे बाहर की तरफ होती है कोशिका भित्ति, यदि कोशिका भित्ति को हटा देता हूं तो प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, ट्यूशन, यदि पादप कोशिका से कोशिका भित्ति को हटा दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सीधी सी बात होती है प्रोटोप्लास्ट। सेल मेम्ब्रेन हटा दी तो प्रोटोप्लाज्म बचेगा, प्रोटोप्लाज्म से न्यूक्लियस हटा दिया जाएगा तो साइटोप्लाज्म बचेगा, और साइटोप्लाज्म से सेल ऑर्गेनल्स निकाल दिए जाएंगे। जितना भी जो अपशिष्ट पदार्थ बचा हुआ है वो साइटोसोल या हाइलोप्लाज्म कहलाता है।
ठीक है, बात की अपन ने कोशिका की संरचना के बारे में, और कोशिका प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोसोल क्या होता है। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। यदि वीडियो आपके पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाके टाइप कीजिए। थैंक्स।